आवर टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ मास। मास का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? देखो मास हमने पढ़ा था, मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स द अमाउंट ऑफ मैटर, है ना, कि किसी ऑब्जेक्ट का किसी सिस्टम में कितनी अमाउंट है वो हमें मास बताता है। और ये जो क्वांटिटी ना तो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है, ना हम ये कोई जो ऑब्जेक्ट है वो स्पेस में कहाँ पे रखा है ना, वो चाहे प्लूटो पे रखा हुआ है, चाहे अर्थ के ऊपर रखा है, चाहे नेपच्यून के ऊपर रखा है, चाहे मून के ऊपर रखा है, उसका मास रहेगा वो सेम रहेगा, है ना। तो मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की। ठीक, अब बात आती है मास का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हमने देखो लास्ट वीडियोज में पीछे कई वीडियो थी उनमें पढ़ा भी था कि मास का मेजरमेंट करने के लिए ऐसा ही क्या सिस्टम बना रखा है, केजी को 1 केजी कितना होता है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बात आती है कि अब हमें जो फिजिक्स में अगर किसी का मास मापना हो तो हम क्या किसका सहारा लेते हैं? देखो मास में अगर आप डेली लाइफ में भी आपको मास मेजर करने की जरूरत पड़ती है ना। जैसे आप किसी शॉप के ऊपर जाते हो, ग्रोसरी शॉप पे गए या दूसरी किसी शॉप के ऊपर गए, आपको कुछ खरीदना है तो वहां पर बैलेंस लगे होते हैं ना, तराजू, जैसे कि, और वो भी बेस्ड होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे कि आप ग्रोसरी शेप के ऊपर गए, है ना, ग्रोसरी शेप के ऊपर भी उनका मतलब जो तराजू लगे होते हैं वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स कि उनके ऊपर ऐसे ऐसे कुछ लगाया जाता है, एक के ऊपर दोनों साइड मास रखे जाते हैं, जो मास भारी होगा उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा और वो ऐसे झुक जाएगा। यही होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो अब देखो बात सुनो, अगर हमें बहुत ही भारी मास मापने हैं, है ना, जैसे मास ऑफ मून, मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ, अगर ऐसे इस प्रकार के जो सेलेस्टियल बॉडी है या फिर जो यूनिवर्स की जो मैक्रोस्कोपिक बल्क मास है उसको कैसे मापते हैं? देखो उसके लिए तो कोई तराजू नहीं है ना। अगर धरती को तोड़ने लगे तो ऐसा कोई बैलेंस है नहीं जो धरती को तोड़ सके। तो इसके लिए क्या आइडिया होता है? देखो बात सुनो, अब हम जानते हैं कि जो आवर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ए इलेक्ट्रिकल पाथ। ठीक है, जो अर्थ है वो सन के अराउंड एक इलेक्ट्रिकल पाथ में रिवॉल्व करती है, और वो इलेक्ट्रिकल पाथ होता है वो बहुत ही, मतलब उसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है वो बहुत ही लो होती है, मतलब उसको हम काफी अप्रोक्सीमेशन उसको लगभग सर्कुलर वे मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इस कैलकुलेशन में कि जो अर्थ वाला जो सिस्टम है वो लगभग सर्कुलर ही है, वैसे है इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया जो सेंटर के ऊपर है, और अर्थ है वो इसके ऊपर इसके चारों रिवॉल्व करेगी। ठीक है, अब बात सुनो, अब ये न्यूटन ने बताया था कि जो ये जो फोर्स होती है जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन या रोटेशन होते हैं, ये इसके पीछे का कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लास में, कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, G ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है और m1 m2 दो मासेज है जिनके बीच में हम ये फोर्स निकालना चाह रहे हैं, और r उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट है, या सॉरी पोजीशन वेक्टर उनके बीच का जो पोजीशन वेक्टर है वो। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है भाई। अब देखो हमारे पास इस सिस्टम में क्या जो मासेज है वो क्या है, सन और अर्थ, ये सन है और ये क्या है, अर्थ है। अब इनके बीच की जो फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, वो क्या होगी, G मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, उसको r मान लिया, r स्क्वायर। तो ये फोर्स होगी। अब देखो, अब ये जो अर्थ है ये रिवॉल्व कर रही है, मतलब इसके चारों ओर एक सर्कुलर वे में चक्कर लगा रही है। अब ये जो मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, इसके पीछे एक फोर्स होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स के बारे में हम फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, किसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जैसी कोई फोर्स होती है या वर्चुअल फोर्स है, क्या सिस्टम है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।
जो आपका थर्ड फोर्थ जो चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे। तो अभी तक हम ये आपने वैसे काफी सर्कुलर मोशन देखे होंगे। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने थ्रेड से कोई पत्थर को स्टोन बांधा, उसके एक एंड के ऊपर एक धागा लिया, एक रस्सी ली, उसके एक एंड के ऊपर आपने क्या किया, एक पत्थर बांध रखा है, और आप उसको एक सर्कुलर वे में एक कांस्टेंट स्पीड से ऐसे घुमा रहे हो, है ना, ऐसे घुमा रहे हो, तो आपको फील होगा कि आपको जो फोर्स है वो इस तरफ, अपनी तरफ, मतलब जो आप रस्सी से इसको ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, तो जो आपको इसके ऊपर जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो बिल्कुल क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, इसके इधर परपेंडिकुलर है ना, और आप टुवर्ड्स सेंटर अपनी तरफ उसको खींचिए। या फिर आपका एक कॉमन एक्सपीरियंस रहा होगा, जैसे कई बार क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं, उनको हम घुमाते हैं, उनको उनके हाथ पकड़कर उनको ऐसे झुलाते हैं, है ना, तो आपको फील होगा जब वो एक कांस्टेंट स्पीड बन जाएगी ना, एक जो एनुअल वेलोसिटी जो स्पीड है, आप वेलोसिटी बोलो, वो जो कांस्टेंट बन जाएगी, तब आपको सिर्फ उसको अपनी तरफ खींचना है, मतलब उसको ऐसे पकड़ के रखना है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो फॉर रोटेशन, फॉर रिवॉल्यूशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी, मतलब जब इसके पीछे जो रीजन होता है रिवॉल्यूशन के पीछे, वो कौन सी होती है, उसका रीजन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स ये ग्रेविटेशनल फोर्स थी। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, उसका जो एक्सप्रेशन बनता है वो बनता है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एक्सप्रेशन बनता है वो क्या बनता है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, है ना, वी क्या है, जिस वेलोसिटी से वो घूम रही है, और आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक। अब देखो, अब जो ये अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है इसके सन के अराउंड, उसके पीछे का रीजन क्या है, यही फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स बनकर अर्थ को घुमा रही है, अर्थ को सन के अराउंड जो चक्कर लग रहे हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, और सेंट्रीपिटल फोर्स किस फॉर्म की है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे, तो एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या है यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रही है, ये नहीं है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। यहाँ पर देखो ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से होती है, मास की वजह से। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्री है, जो बेसिक प्रॉपर्टी, वो क्या है, मास है। अब वो इस प्रकार है कि वो उसको क्या प्रोवाइड कर, जो सिस्टम बना हुआ है वो हमारे पास ऐसा बना हुआ है कि वो क्या बन रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन रही है, मतलब वो उसको एक सर्कुलर वे में घुमा रही है। तो एफ जी इज इक्वल टू एफ सी, ठीक है। तो एफ जी अपॉन एफ सी क्या हो जाएगा, जी एम एस अपॉन में एम ई अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम, ये एम क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ, वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, दोनों ये हमने दोनों इक्वल पुट कर दिए। अब देखिए, तो आर स्क्वायर था, तो इसकी एक पावर यहां से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। मास ऑफ अर्थ से मास ऑफ अर्थ कट जाएगा, तो हमारे पास हमें निकालना क्या है, हमें मास ऑफ सन निकालना है ना। तो मास ऑफ सन क्या आ जाएगा, देखो मास ऑफ सन आ जाएगा वी स्क्वायर आर अपॉन में जी, है ना, वी स्क्वायर आर अपॉन में जी, ठीक है। अब देखो जी आप जानते हो, आर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ आप जानते हो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल रहे थे जिसको, है ना। और वी, देखो वी क्या होगा, देखो वी भी हम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ अर्थ। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे स्पीड की बात करेंगे, वो जो, क्योंकि वो जो स्पीड होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा पूरे रास्ते, सॉरी स्पीड होगा वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 पाई आर अपॉन में टाइम, और ये जो टाइम है ये कितना होता है, 1 ईयर, ठीक है। तो आप 2 पाई कांस्टेंट आर आप जानते हो और टी 1 ईयर जानते हो, तो इसकी जो मास ऑप्शन होगा वो इस हिसाब से निकाले जाता है, ठीक। तो ये होता है ग्रेविटेशनल मेथड, ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल मेथड, ठीक है।
ओके, अब बात आती है, ये तो थी जो बड़ी बॉडीज है तो हम इसको ग्रेविटेशनल मेथड से माप लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। अब बात आती है जो छोटे मास होते हैं, जैसे किसी एटम का, किसी आयन का मास मापना हो, किसी इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, इनके मास मापना, तो कैसे मापते हैं? देखो, इनके लिए एक फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, अब देखो इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स है उनका मास हम इजीली माप सकते हैं। जो चार्ज पार्टिकल्स है, देखो ध्यान देना, चार्ज पार्टिकल्स है, चार्ज मास है, उसका हम मास का अंदाजा लगा सकते हैं। वो कैसे होगा? देखो, अब मान लीजिए आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में कि जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होती है वो चार्ज रिलेटेड है ना। जो मैग्नेटिज्म होता है वो चार्ज होता है। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उसके ऊपर क्या लगती है? विद वेलोसिटी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर क्या लगती है? फोर्स लगती है, और वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाता है। यही होता है। तो मान लीजिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो हमारा सरफेस दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर क्या है? इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने जब इसको देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जिस साइड मेरा जो थंब पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब इसमें अगर इस डायरेक्शन में मैं कोई चार्ज पार्टिकल है, पार्टिकल का मतलब पार्टिकल मतलब छोटा मास है। ठीक है, कोई आयन हो सकता है, क्लोराइड आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये हो सकते हैं। ठीक है, अब उसको मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं विद वेलोसिटी v। ठीक, कोई चार्ज पार्टिकल है उसको मैं v वेलोसिटी से क्या कर रहा हूं? प्रोजेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ये आप हायर क्लास में या +2 में पढ़ोगे कि जो फोर्स होगा वो क्या होगा? F इज इक्वल टू QVB। ये होता है ना। कोई चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज Q है और उसकी वेलोसिटी v है, और वो B मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी? F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। तो इस फोर्स की वजह से देखो, ये फोर्स भी क्या बढ़ेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी, और इसकी वजह से क्या होगा? ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका जो पाथ होगा, देखो पहले मैंने क्या किया, इसको प्रोजेक्ट किया है लीनियर। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। मान लीजिए ये जो रीजन है, इस रीजन में मैं जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो क्या है? ऐसे ऐसे थंब की साइड। ठीक है, और जो चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ है वो इस डायरेक्शन में हुआ है, तो वो जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स लगेगी, और वो चार्ज पार्टिकल ऐसा कुछ रास्ता बढ़ाएगा। ठीक, और वो जो रास्ता होगा, देखो बात सुनो, इसका अगर डायमीटर की बात करें तो ये क्या होगा? ये एक सेमी सर्कुलर पाथ होगा, है ना। ठीक है, और ये क्या होगा? इसका डायमीटर। ठीक, अब अगर हम सेम वेलोसिटी से कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल डिनोट करते हैं, देखो अगर ये जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी? QVB इफ V एंड V आर एट परपेंडिकुलर। ठीक है, तो फोर्स हो गई ये, और ये फोर्स क्या बन जाएगी? आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे? इक्वल पुट करेंगे, तो QVB इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, v से v कैंसिल आउट, तो जो आपका जो m आया है, m है वो किसके? QBr/v। अब देखो QVB इज इक्वल टू mv²/r, तो v से v कैंसिल आउट हो गया, mv/r इज इक्वल टू QB, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? QBr/v। ठीक है, अब देखो तो Q चार्ज पार्टिकल, ठीक है, B मैग्नेटिक फील्ड, और V क्या है? V इज द वेलोसिटी। ठीक है, तो अब अगर देखिए, अगर मैं 3-4 सेम चार्ज पार्टिकल, उनके ऊपर जो चार्ज वो सेम है और सेम मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी उनकी सेम रखता हूं, तो जो उनका जो रेडियस होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मास के, है ना। तो अगर मान लीजिए, ठीक, अगर आपने सेम चार्ज पार्टिकल विद लेस मास, छोटे मास, कोई छोटा मास है तो उसकी रेडियस क्या होगी? कम होगी। अगर आपने कोई बड़ा मास यहां से प्रोजेक्ट किया है सेम वेलोसिटी से, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? जो रेडियस होगी, मतलब जो पाथ होगा वो बड़ा डायमीटर का होगा, तो
तो इस हिसाब से हम जो छोटे पार्टिकल्स है उनका जो एक प्रकार से अंदाजा लगा लेते हैं कि उसका मास कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मास की। जितनी बड़ी रेडियस उतना बड़ा क्या है, मास है। ठीक है, मतलब मास रेडियस है, ये जो जितना बड़ा सर्कल होगा, जितना बड़ा सर्कुलर पाथ होगा उतना बड़ा क्या है, मास है। ठीक।